रहे हो तो छोटा ले लेंगे। अब आवेश तो इन दोनों जो विद्युत विभव है वो इनके बीच में कुछ v है, वो तो कुछ v ही है हमेशा के लिए, इसलिए और चार्ज जो है वो छोटा छोटा जा रहा है, कुछ dq dq फिर थोड़ी देर बाद dq फिर dq फिर dq, इसलिए d जो है वो यहाँ पर लगाने की बजाय यहाँ पर लगा, तो इसलिए dw बेसिकली किसके बराबर आ गया, vdq के कर रहा है। और डेंसिटी नापी जाती है इन जनरल, जो नापी जाती है वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नापी जाती है, यानी कि आयतन के रिस्पेक्ट में, यानी कि ऊर्जा को अगर अपन आयतन के चश्मे से देखेंगे तो वही ऊर्जा क्या कहला देगी, ऊर्जा घनत्व कहलाएगी और कुछ नहीं है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आई होप ये आपका आज का लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, और इसी टॉपिक के साथ एक ऊर्जा घनत्व और है, उसके साथ इस चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी, फिर आगे देखेंगे। लेक्चर नंबर है 28, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। क्या कह रहा है ये, आइए देखते हैं। संधारित्र की प्लेटों के मध्य आवेश को संधारित्र की एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक स्थानांतरित करने के लिए किया गया कार्य ही संधारित्र में संचित ऊर्जा के बराबर होता है। यह संधारित्र की पहली प्लेट है। मैंने आपको बोला था समानांतर प्लेट संधारित्र ही बार बार काम में आएगा, इसलिए आपको इसका पूरा एक लेक्चर पढ़ाया था। उसमें दो प्लेटें हुआ करती थी, मैंने बनाई भी थी 3D में। ये प्लेट 1 है, प्लेट 2। तो बोल रहा है कि इसके मध्य आवेश को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वही उसमें संचित ऊर्जा के बराबर हो जाता है, वही उसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के रूप में निखर करके आता है, और उसे ही अपन क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं उस आवेशित संधारित्र की। ठीक, तो अब इसको निकालेंगे किस हिसाब से, इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है वो अब अपन निकालेंगे इसमें कि वो क्या आता है सर। आइए देखते हैं। तो क्या कह रहा है, अतः संधारित्र में संचित ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी सर। तो आपको पता है स्थितिज ऊर्जा जो है वो ये क्या बोल रहा है, किया गया कार्य ही, यानी कि किया गया कार्य, कार्य मतलब W यानी कि वर्क डन, वही किसके बराबर है, संचित ऊर्जा के बराबर है। इसलिए किया गया कार्य को किसके बराबर कर दिया, स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा के बराबर। अब ये बराबर होता है इसके, सर कैसे, तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव का सूत्र क्या था, याद करो, पहले लेक्चर में ही बता दिया था, इस चैप्टर के पहले दूसरे लेक्चर में। तो विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, वर्क डन बटे आवेश, कार्य बटा जो है कि किसी एकांक आवेश के लिए किया गया कार्य उसको अनंत से वहां पर लाने के लिए, यानी कि बेसिकली वर्क डन बटे चार्ज होता है, किया गया कार्य बटे आवेश होता है। यहाँ से अगर आप कार्य निकालोगे तो Q को इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। छोटा कार्य कर रहे हो तो छोटा ले लेंगे। अब आवेश तो इन दोनों जो विद्युत विभव है वो इनके बीच में कुछ V है, वो तो कुछ V ही है हमेशा के लिए, इसलिए और चार्ज जो है वो छोटा छोटा जा रहा है, कुछ dq dq फिर थोड़ी देर बाद dq फिर dq फिर dq, इसलिए d जो है वो यहाँ पर लगाने की बजाय यहाँ पर लगा, तो इसलिए dw बेसिकली किसके बराबर आ गया, vdq के। तो ये यहाँ से आया है vd आई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, यदि संधारित्र की प्लेटों पर अंततः बड़ा q आवेश कुछ dq dq गया और फाइनली वो कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो गया, फुल्ली चार्ज हो गया, पूर्णतः आवेशित हो गया, किस आवेश से, बड़े क्यू आवेश से आवेश आया, तो समीकरण 1 से, तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं, यहां से अपन कह सकते हैं, अपन को निकालना है स्थितिज ऊर्जा du बराबर v dq। अब इंटीग्रेट कर देंगे इसको, कहां से कहां तक, कुछ भी नहीं था से लेकर के पूर्णतः चार्ज हो गया कैपिटल क्यू से, 0 से u, तो du मिलकर के पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो u हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप चाहो तो 0u भी लिख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा सर अपने पास v dq, ठीक है, v dq, ठीक है, ये एज इट इज हो गया v dq, 0 से कैपिटल Q। अब देखो ध्यान से, अब देखो अब आने वाला है डेरिवेशन, हालांकि ये चालू हो चुका है। अब हमको पता है क्या कि C बराबर क्या होता है, Q बटा V। हाँ ना बोल भैया, बोले यस सर, C बराबर Q बटा V होता है। तो यहाँ से क्या मैं ये कह सकता हूँ कि V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा Q बाई C। हाँ ना बोल भैया, बोले यस सर। तो अपन इस V की जगह क्या रख देंगे, Q बटे C रख देंगे, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, U इज इक्वल्स टू Q बटे C डी क्यू,
जीरो से लेकर के बड़ा क्यू। तो U बराबर क्या आ गया सर, 1/c। देखो धारिता कांस्टेंट है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट ही रहेगी। क्यों, जो आवेश बदल रहा है समय के साथ, डी क्यू डी क्यू डी क्यू जा रहा है, ऐसे करके फाइनली बड़ा क्यू हो जा रहा है। और ये क्या आ गया सर, क्यू डी क्यू, जीरो से लेकर के बड़ा क्यू। यू बराबर 1/c, आपको पता है ये कितना होता है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, 11वीं कक्षा में आपको बताया था। इसका इंटीग्रेशन क्या था, n+1/n+1। मैथ्स के बच्चे हो तो वैसे याद रहता है, लेकिन अगर आप बायो के भी हो तो भी आपको याद रखना है। इसलिए मैं हर एक चीज बेसिक से बताता हूँ डिटेल से, कि अगर कोई बायोलॉजी का भी बच्चा है तो भी उसको चीजें क्लियर रहे, कंसेप्ट क्लियर रहे। q²/2, 1+1, क्योंकि इसमें पावर कितनी है 1, तो n+1, 1+1/1+1, तो 2/2। ठीक है, जीरो से लेकर के q, तो u बराबर 1/c। पहले रखेंगे कैपिटल Q, फिर रखेंगे जीरो, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो ये क्या बन गया, q²/2c, q²/2c, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, q²/2c। ये लो मैं यहाँ पे आपके लिए सही से लिख देता हूँ, u इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, q²/2c। ये आया है q एंड c की फॉर्म में। अगर अपन को q एंड c की फॉर्म में ना लेकर के c और v की फॉर्म में चाहिए, तो हमें पता है कि c बराबर होता है q/v। तो यहाँ से q इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा मैं, cv। तो पटक दो, इसमें क्या आ जाएगा अपने पास आ जाएगा 1/2c, और q का स्क्वायर है यानी कि cv का स्क्वायर है, c²v²/2c²। एक c से ये गया, क्या आ गया सर, ½ c v²। ये किसके बराबर है, u के। तो ये आ गया c और v के पदों में, किसके पदों में, सॉरी बच रहा है, कुछ गड़बड़ हुई क्या, हाँ सर एक गड़बड़ हो गई, ये पूरा कट जाएगा। हाँ अब ठीक है, ½ c v², यस सर। अब अगर अपन को c और v के पदों में गया, q और c के पदों में आ गया, c और q के पदों में भी आ गया, अब अपन को चाहिए v और q के पदों में, किसके पदों में, v और q। तो c को बदल देंगे, c को क्या रख देंगे, q/v रख देंगे इसी में। तो क्या बन जाएगा सर, ये u इक्वल्स टू q²/2, और c को रख दिया मैंने q/v। ये देखो, ये से कट गया, तो ये क्या बन गया, ½ ये लो सर, ये आ गया q और v। इसके पदों में भी आ गया, तीनों के पदों में आ गया, तीनों कॉम्बिनेशन संभव। एग्जाम में कोई से भी दो दे देगा, मतलब कोई से भी दो के फॉर्म में पूछ सकता है, सी दे देगा तो वी पूछ सकता है, या सी देगा तो क्यू भी पूछ सकता है। खाली फॉर्म से और कुछ ही नहीं है। आपको एक चीज याद रखने के लिए, दूसरा आप खुद ही निकाल लोगे वैसे भी, क्योंकि आपको ये रिलेशन आपको पता है। अब अपन निकालते हैं ऊर्जा घनत्व। ठीक है, ये तो था अपने पास स्थितिज ऊर्जा, अब अपन निकालेंगे ऊर्जा घनत्व। तो ये नोट कर लो फटाफट, 1 2 3। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब अपन बढ़ते हैं ऊर्जा घनत्व पर। ठीक है, कुछ ही नहीं है, स्थितिज ऊर्जा ही है। घनत्व लगा देने से यह है कि घनत्व यानी कि अब वो डेंसिटी की बात कर रहा है, और डेंसिटी नापी जाती है इन जनरल, जो नापी जाती है वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नापी जाती है, यानी कि आयतन के रिस्पेक्ट में। यानी कि ऊर्जा को अगर अपन आयतन के चश्मे से देखेंगे तो वही ऊर्जा क्या कहला देगी, ऊर्जा घनत्व कहलाएगी, और कुछ नहीं है। सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, आइए देखते हैं। किसी स्थान के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही क्या कह देंगे, ऊर्जा घनत्व। मैंने बोला था वही स्थितिज ऊर्जा है, बस कौन सा चश्मा पहन करके देख रहे हैं, एकांक आयतन, या सिर्फ आयतन भी कह सकते, कोई दिक्कत। प्रति एकांक लगा दिया, यानी कि अब ये क्वांटिटी 1 हो गई, अब सिर्फ किसकी बात हो रही है, कि यही इसके बराबर है। बेसिकली इसको डिफाइन करने के लिए, इस फॉर्मूले से इसको डिफाइन करने के लिए इसको 1 कर दिया, और क्या बोल दिया कि अब यही इसके बराबर है। देख लो, पढ़ लो, किसी स्थान के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा ही किसके बराबर है, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। फॉर्मूले से डेफिनेशन बना लो, डेफिनेशन से फॉर्मूला बना लो। फिजिकली क्लास में तो मैं बहुत बार, लगभग हर चैप्टर के फॉर्मूलेज में ये चीज करके दिखाता हूँ, ताकि बच्चे को अगर एक चीज भी याद है तो वो दूसरी चीज खुद बना ले। और जनरली बच्चे को फॉर्मूलेज याद रहते हैं तो मैं उससे डेफिनेशन बनाना सिखा देता हूँ।
तो मात्रक क्या है सर इसका? संचित ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति मीटर क्यूब। ये लो हिंदी में भी लिख लो, जूल प्रति मीटर का क्यूब। ठीक है। विमा देख लेना आप, विमा क्या होता है? विमा वैसे ऐसे कोई लिखने की बात नहीं होती है, अपन खुद भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, जूल के विमा और मीटर क्यूब की कुल मिलाकर के इसकी विमा निकाल लें। नहीं भी आ रहा था, ये लो निकाल के बता दो। जूल की कैसे निकालोगे? आपको पता है वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन, 11वीं कक्षा में पढ़ रहे हो। बल का सबको याद रहता है बच्चों को, MLT-2 MLT-2 चिल्लाते हुए फिरते हैं, क्योंकि इसका याद रहता है। डी भी गुणा हो रहा है, इसलिए इसकी पावर 2 कर दो, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये तो हो गया जूल, ये तो हो गई जूल बटे मीटर क्यूब है, यानी कि एल क्यूब है। इसको इससे काटोगे तो 1 बच जाएगा, ये 1 ऊपर जाएगा, तो एल की घात -1 हो जाएगी, T-2 है। ये लो साहब निकल कर गया। विमा निकालने में क्या है, विमा निकालने में कोई जोर नहीं आना चाहिए। 12वीं के बच्चे हो, आपको तो नहीं ही आना चाहिए, और फिर भी अगर आता तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालते हैं। खैर, संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा अपन को पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है पिछले सेक्शन में, कि क्या होती है, Q²/2C डिराइव करा है बकायदा। अब C क्या है यहाँ पे? संधारित्र है, और जनरली कौन सा लेते हैं? समानांतर पट्टिका संधारित्र। तो समानांतर पट्टिका संधारित्र की जो C होती है धारिता, वो किस फॉर्मूले में आती है? इस फॉर्मूले में। याद करो, बताया था मैंने, पूरा डिराइव कराया था इसको। ε0A/d होती है समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, ε0A/d। तो इसको इसमें पुट कर देंगे समीकरण 1 में रखने पर। जैसे ही इसको इसमें रखेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? Q²/2 इंटू C की जगह क्या रख दिया? ε8A/d। बटे का बट्टा कहाँ पे जाता है? ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा? Q²D/2 ε0A। तो ये आ गई अपने पास क्या चीज? ये आ गई अपने पास ऊर्जा। इसको मैंने क्या बोल दिया? समीकरण नंबर 2। अब ऊर्जा तो आ गई ये धारिता रखने पर, लेकिन ऊर्जा का घनत्व चाहिए, यानी कि इस वॉल्यूम के सापेक्ष इसको देखना है, यानी कि सापेक्ष देखना है, यानी कि डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम क्या होता है? A/d। अरे यार, आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, उसमें किसी भी चीज का, यानी कि उसके मध्य का वॉल्यूम कैसे डिफाइंड करोगे? कि सब उसका एरिया जो है उसको उसकी गुणा उसके बीच की दूरी से गुणा कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। अगर आपको ये फील नहीं आती इस चीज की, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। हाँ ना बोल भैया? बोले सर ये तो हमें भी पता है। एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो इसको किससे गुणा करूंगा? मीटर से ही गुणा करूंगा, तभी ये मीटर क्यूब के बराबर आएगा। इसलिए A/d को अपन वॉल्यूम भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार लॉजिकली नहीं बैठ पाता, तो उसको बिठाना पड़ता है कि सब इसको कैसे लिखा, वॉल्यूम को A/d कि ऐसे लिखा। क्या? तो समीकरण 2 से अब अपन क्या करेंगे? समीकरण 2 से इस u का मान रखेंगे। भाई U/A/d है ना, तो u की जगह क्या रख देंगे? Q²D/2 ε0A। नीचे क्या चल रहा है? A/d। हाँ ना बोले भैया? बोले यस सर। क्या हो जाएगा? एक साथ हो जाएगा ये, तो अपने पास क्या आ जाएगा निकल करके? अरे ऊर्जा घनत्व क्या आ जाएगा? ऊर्जा घनत्व आ जाएगा अपने पास Q²D/2 ε0A² और d। यही तो जाएगा ये। अरे ये यहाँ जाता है और बटे का बटा ऊपर जाता है, तो ये d से तो d कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा Q²/2 ε0A²। ये आ गया आपके पास ऊर्जा घनत्व। ये आ गया आपके पास ऊर्जा का घनत्व। चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है सिग्मा यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व की क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल में आवेश का मान ही क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसमें जो Q/A है उसको अपन क्या लिख देंगे? ऊर्जा घनत्व। इसमें जो Q/A है उसको क्या लिख देंगे? सिग्मा। तो ये बन जाएगा σ²/2 ε0। ऐसे भी लिख सकते हो इसको। और यदि आप इसको ऐसा नहीं भी लिखना चाह रहे हो तो आपके पास एक और तरीका है। आपको पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, समानांतर पट्टिका संधारित्र में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, जो कि कुल निकल करके कितनी आई थी? σ/ε0। तो इसको अगर आप σ/ε0 की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो आपका ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व क्या आ जाएगा निकल करके? आपका आ जाएगा 1/2 σ² बटे ε0 तो एक ही है, और ε0 तो एक ही है, तो एक और ले लो। ये लो सर, एक और आ गया। अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया ½ इंटू σ² बटे ε0 का स्क्वायर बटे टाइम्स ε0। और ये क्या बन गया आपके पास? E²।
तो इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हो, हाफ ई स्क्वायर और अपसाइलन नॉट, हाफ ई स्क्वायर बटे अपसाइलन नॉट। तो इस फॉर्म में भी आप ऊर्जा घनत्व को लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, किसी भी फॉर्म में आप ऊर्जा घनत्व को शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका लेक्चर, लास्ट लेक्चर इनफैक्ट चैप्टर 2 का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, नई चैप्टर की किसी नई सीरीज में, या और कुछ मेरे प्लान में हुआ कि मुझे इस चैनल पर ये डालना चाहिए तो हो सकता है मैं वो डालूँ। इसे कंप्लीट करना ज़रूरी था क्योंकि इसे शुरू किया था, और जिसे शुरू करते हैं उसे कंप्लीट करना भी ज़रूरी होता है। तो मुझे अजीब सा लग रहा था कि एक आधा सा चैप्टर पड़ा है चैनल पर, और अगर कोई बच्चा प्लेलिस्ट में आता है तो उसे सिर्फ निराश होकर के ना जाना पड़े, कुछ टॉपिक्स ही उसे मिले। मतलब क्या होता है, जनरली बच्चा अगर एक टीचर से पढ़ने लग जाता है तो फिर वो चाहता है, डिमांड करता है कि उस ही टीचर से वो कम से कम वो वाला चैप्टर तो एटलीस्ट पूरा पढ़ करके जाए। हालांकि सब्जेक्ट ही पूरा पढ़ा हुआ है तो फिर बात ही अलग है। पढ़ाऊंगा मैं, अगर मेरा रहा, पूरी ख्वाहिश है और कोशिश रहेगी कि जो है पढ़ाए, लेकिन ठीक है, देखेंगे, कोशिश पूरी रहेगी। अभी तक तो ये हुआ ही ख़त्म है। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और बस इसी तरह लगे रहिएगा, आप भी मेहनत करते रहिएगा। गिरेंगे लाइफ में, उठेंगे, ये सब चलता रहता है, उठना गिरना। ठीक है, इस पर एक शेर है कि गिर कर उठा हूँ, उठ कर गिरा हूँ, लेकिन इस ही उदासी से भी चेहरे पे चेहरा लगा के फिरा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, उदासी आती रहती है, लेकिन हमें मजबूत रहना है, खुद को निराश नहीं होने देना है। खैर, आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।